नेपाल की राजनीति में कल एक अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है और वहां की सरकार एकाएक वहां के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सिफारिश पर भंग कर दी गई। यह नेपाल के इतिहास में भी है और वहां के संवैधानिक इतिहास में भी पहली दफा है, जबकि एक प्रधानमंत्री ने ही सिफारिश कर दी कि वहां की संसद को भंग कर दिया। ऐसे में ये अभूतपूर्व स्थिति क्यों पैदा हुई और क्या वजह है, इन तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ नेपाल के राजनीतिक जानकार, वहां के आंदोलनों के जानकार आनंद स्वरूप वर्मा हैं, भारत के वरिष्ठ पत्रकार हैं, नेपाल के समाज और राजनीति के भी जानकार। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों। तो सर, हमें बताइएगा कि ऐसी क्या स्थिति हुई कि एक प्रधानमंत्री को ही अपनी सरकार भंग करने की सिफारिश करनी। दरअसल अजय जी, यह स्थिति काफी पहले से बन रही थी और इस स्थिति के पीछे वैसे घटना तो ये अभूतपूर्व है। संसदीय इतिहास में ऐसा पहली बार देखा जा रहा है कि कोई ऐसी सरकार जिसके पास न केवल पूर्ण बहुमत बल्कि 2/3 बहुमत के करीब वो सदस्यों की संख्या हो और वह अकारण, जबकि उसके सरकार पर कोई खतरा भी नहीं दिखाई दे रहा है, संसद को भंग करने की सिफारिश कर दे और राष्ट्रपति तुरंत उस सिफारिश पर संसद भंग कर दे। तो ये घटना तो बहुत चौंकाने वाली है और नेपाल के लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं कि ऐसी क्या हड़बड़ी थी जिसकी वजह से ओली जी ने यह कदम उठाया। लेकिन एक्चुअली सारा मामला पार्टी के अंदर का आंतरिक संघर्ष जो है वो एक लंबे समय से चल रहा है। आपको याद होगा कि इसी वर्ष जुलाई में जो सेक्रेटरीट है पार्टी का, उसके तमाम सदस्यों ने, बहुमत ने यह मांग की थी कि ओली जी इस्तीफा दें। पार्टी की स्थायी समिति के बहुमत ने मांग की थी, पार्टी के सेंट्रल कमेटी के बहुमत ने मांग की थी और यह इस्तीफा देने की वजह ये बताई गई थी कि उन्होंने सारे डेमोक्रेटिक नॉर्म्स, ना तो देखिए जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं अभी ना तो कोई विकास की घटना हो पाई, वहां पर लोगों की आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं, सामाजिक संरचना में कोई तब्दीली के आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं और पार्टी के अंदर जबरदस्त असंतोष है कि ओली जी मनमाने ढंग से काम करते हैं। तो उन पर जो दबाव पड़ा तो उस समय बात आई गई, खत्म हो गई, क्योंकि ओली जी ने लोगों का आश्वासन दिया कि मैं अपनी कार्य पद्धति में सुधार लाऊंगा। अब अभी जो इमीडिएट वजह है इस्तीफा देने की कि 15 तारीख को इन्होंने एक अध्यादेश जारी किया। वह अध्यादेश ये था कि जो संवैधानिक परिषद है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल है, उसमें एक संशोधन किया जाए। संवैधानिक परिषद का काम ये होता है कि जो स्थानीय निकाय हैं बहुत सारे, उनमें जो नियुक्तियां होती हैं वह संवैधानिक परिषद करती है। अब उन नियुक्तियों के लिए जो कोरम होना चाहिए वो कोरम 5 लोगों से पूरा होता है, जिसमें स्पीकर हैं, प्रधानमंत्री हैं, डिप्टी स्पीकर हैं, प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष हैं, इस तरह करके 5 लोगों का है। अध्यादेश में वो संशोधन किया गया है जिसमें सारा अधिकार, कोरम पूरा ना हो और सारा अधिकार प्रधानमंत्री को मिल जाए, जिसके आधार पर वो उन नियुक्तियों को कर सके। तो ये जो अतिरिक्त अधिकार लेने की हवस है प्रधानमंत्री ओली के अंदर, पहले तो जुलाई में जो सारा विवाद हुआ था इसलिए कि आप दोनों पद में से कोई पद नहीं छोड़ना चाहते हैं, आप प्रधानमंत्री भी बने रहना चाहते हैं और पार्टी अध्यक्ष, जो अभी पार्टी के 2 अध्यक्ष हैं, प्रचंड और ओली, तो ये तय हुआ था कि कम से कम एक पद जो है वो रखें, मतलब एक पद उनके पास हो, या तो प्रधानमंत्री पद रखें या अध्यक्ष पद रखें, वो दोनों पदों को रखना चाहते हैं। तो ये जो
अदम्य महत्वाकांक्षा ओली जी के अंदर पैदा होती गई है सत्ता से बने रहने की, उसका नतीजा ये है कि आज पूरा देश संकट में चला गया। अध्यादेश को वापस लेने का दबाव पड़ा उनके ऊपर, उनकी पार्टी की तरफ से, और जो विपक्षी दल है नेपाली कांग्रेस का भी दबाव था, और उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं वापस ले लूंगा, लेकिन वापस लेने का उन्होंने कोई संकेत नहीं दिया। फिर लोगों ने तय किया था कि अब संसद का एक विशेष अधिवेशन बुलाया जाए। राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भी दिया। इनकी पार्टी के एक सदस्य हैं, भीम रावल वरिष्ठ सदस्य हैं, उनके नेतृत्व में एक डेलीगेशन जाकर के राष्ट्रपति विद्या भंडारी से मिला, उनको एक ज्ञापन दिया। हालांकि उस ज्ञापन को उन्होंने स्वीकार नहीं किया, लेकिन यह दबाव बन रहा था कि संसद का यानी प्रतिनिधि सभा का एक विशेष अधिवेशन बुलाया जाए और उस अधिवेशन में इसको निरस्त किया जाए, ये जो ऑर्डिनेंस जारी किया है। ओली जी को लगा कि उनकी स्थिति बहुत खराब होगी, तो यह अपनी गद्दी बचाने के लिए उन्होंने पूरे देश को आज संकट में डाल दिया। मतलब इस्तीफा न देना पड़े, मतलब इस्तीफा का ही दबाव होगा जी। हाँ, तो इस्तीफा न देना पड़े, इसके लिए मतलब सरकार को ही खत्म करवा दी। हाँ, लेकिन ये जो प्रतिनिधि सभा है, क्या उसको यह ताकत नहीं है या यह बहुमत नहीं है कि फिर से कोई नई सरकार चुने और बनाए? जब प्रतिनिधि सभा को भंग कर दिया, अभी तो वो लोग सोच ही रहे थे कि एक विशेष, इस समय अधिवेशन नहीं चल रहा है, तो एक विशेष अधिवेशन बुलाने की योजना पर वो लोग काम कर रहे। अभी ये विचार उनके अंदर आया था, इससे पहले कि वो विदेश अधिवेशन बुलाने के लिए कोई पहल करें, उन्होंने संसद ही भंग कर दी। और सबसे बड़ा मजाक तो उन्होंने ओली जी ने राष्ट्रपति पद का बना दिया ना, वह जो संस्था है, जो राष्ट्रपति की संस्था है उसका। तो ये तो मतलब एक ऐसा काम किया है कि अब यही कहा जा सकता है कि बहुत हो चुका ओली जी, अब आप राजनीति से संन्यास ले लीजिए और देश को छोड़ दीजिए अपने हाल पर, वो संभाल लेंगे लोग। अगले चुनाव की तारीख तक की घोषणा हो गई है सर, जो दिखाई दे रहा है मीडिया में। जी हाँ, 30 अप्रैल और 10 मई। तो यह जो वक्त लिया गया है, ये क्या मतलब फिर से नई सरकार के जो गठन का वक्त लिया गया है, क्या केपी शर्मा ओली इतने कॉन्फिडेंस है फिर आ सकते हैं? नहीं, पहली बात तो यह है कि ये सारा जो प्रोग्राम बना है कि चुनाव होगा और संसद भंग रहेगी, ये चलना ही नहीं है। देखिए, कल स्टैंडिंग कमेटी की बैठक हुई है पार्टी की, जो स्थायी समिति है, तकरीबन 44-45 सदस्य हैं, उसमें से 30 ओली के खिलाफ हैं। तो पार्टी की स्टैंडिंग कमेटी की जो दरअसल स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में सेक्रेटेरिएट में सब जगह ओली अल्पमत में है, और वह जानते हैं कि उनकी अब पार्टी में कुछ चलने वाली नहीं है। तो स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में यह फैसला हुआ कि इसके लिए कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि अब इस डिसीजन को रिवर्स करने की ताकत संविधान के अनुसार, जो नया संविधान नेपाल का है 2015 में जो बना है, तो तमाम संविधान विशेषज्ञों का कहना है कि यह जो कदम उठाया है राष्ट्रपति ने और ओली जी ने, ये पूरी तरह असंवैधानिक है। तो अब पार्टी सुप्रीम कोर्ट में जाएगी इस मुद्दे को लेकर के। सुप्रीम कोर्ट उसे निश्चित तौर पर रिवर्स कर देगा, और दूसरा तरीका है कि जन आंदोलन हो, क्योंकि जनता जगह जगह इसके लिए आंदोलित हो रही है और एक असंतोष तो है कि ऐसा उन्होंने क्यों किया। इसलिए अभी चुनाव होने का, चुनाव तो 2022 में तय था। जी, मैं वही पूछना चाह रहा था कि जन आंदोलन की बातें कही जा रही हैं, खबरें आ रही हैं कि काफी विरोध होंगे, तो फिर से मतलब जिस चुनाव को 2 साल बाद होना था उसको पहले लाद देना, यह अपने आप में राजनीतिक की जगह तानाशाही पूर्ण प्रक्रिया है ना। बिल्कुल जी, इसको सब लोग समझ रहे हैं, और इस वजह से एक जन आंदोलन की स्थिति वहां पैदा हो रही है। दरअसल नेपाल की राजनीति बहुत दिनों से
उलझी हुई है। ये आप खुद नेपाल पर काफी आपने भी अध्ययन किया है, देखते रहे हैं कि जब से नया संविधान बना है, उसके बाद से ये राजनीति पटरी पर नहीं आ पाई। ओली जी को जो पॉपुलैरिटी मिली थी वो भारत की वजह से। अगर भारत ने आर्थिक नाकाबंदी नहीं की होती संविधान से अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए, और ओली ने उस नाकाबंदी के प्रतिरोध में जनता को एकजुट नहीं किया होता, तो ओली आज इतने पॉपुलर नहीं होते। लेकिन जितनी तेजी से ओली की पॉपुलैरिटी बढ़ी, और उसके पीछे और भी बहुत सारे कारण थे, जो वहां की राजनीति में नेताओं का भ्रष्ट होना, पूरी राजनीति का एक भ्रष्टाचार में डूब जाना। आज देख लीजिए कि इतने बड़े बड़े वहां नेता हैं, प्रचंड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, तमाम लोग हैं जिनका एक संघर्ष का इतिहास रहा है। और नेपाल आज दुर्दशा के कगार पर है, क्योंकि जनता को कोई राहत नहीं मिली इन लोगों से। तो स्थिति तो बहुत दयनीय हो गई है नेपाल की। लेकिन ओली को जो पॉपुलैरिटी जितनी तेजी से मिली थी, उतनी ही तेजी से उनकी लोकप्रियता घटी भी है, क्योंकि उनका पूरा रवैया बहुत तानाशाहीपूर्ण रहा है। अच्छा, अभी जो जिस तरह से एकाएक आश्चर्यजनक ढंग से सरकार गिराई गई है, आपको क्या लगता है कि जो हमारा देश है अपना भारत, हमारा भी कोई रोल हो सकता है? हमारे यहाँ की कोई कूटनीतिक रास्ते भी निकल सकते हैं क्या इससे? मतलब कुछ हस्तक्षेप होगा? देखिए, अभी हमारा देश जो है एक तो किसान आंदोलन में फंसा हुआ है जी, और किसान आंदोलन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण उसको बंगाल का चुनाव है। जी, जी, अमित शाह वहां पूरा डेरा डाले हुए हैं, और जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उनकी भी निगाह उसी पर है। इसलिए अभी तो जो तुरंत जो घटनाएं हुई हैं उसमें कुछ नहीं कहा जा सकता कि नेपाल, भारत का या चीन का किसी का भी कोई हाथ होगा। हालांकि चीन की राजदूत बहुत सक्रिय रही हैं पिछले दिनों, और उनकी सक्रियता इसलिए थी कि पार्टी के अंदर फूट ना पैदा हो, पार्टी एकजुट बनी रहे, ऐसा उन्होंने प्रयास किया था, जो खबरें मिलती हैं। भारत जरूर बहुत बारीकी से वॉच कर रहा है कि क्या होता है, क्योंकि ओली जी, देखिए नेपाल में पिछले कई वर्षों से ये देखा जा रहा है कि जनता से ताकत लेकर के जब कोई सत्ता में आता है, तो सत्ता में आने के बाद वो सीधे भारत से बार्गेन करना शुरू करता है अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए। पिछली बार जब प्रचंड जी सत्ता में आए थे ओली की पॉपुलैरिटी के बाद, तो भारत ने, क्योंकि ओली ने लगातार जो कदम उठाए थे वो भारत के खिलाफ थे, भारत के खिलाफ, भारत अपने खिलाफ हर उस कदम को मानता है जिसमें नेपाल चीन से थोड़ा भी सहयोग ले ले। तो जब नाकाबंदी हुई थी तो ओली की सरकार ने चीन के साथ कुछ समझौते किए, कुछ सहयोग लिया, जिसको भारत ने अपने खिलाफ कदम माना। इस स्थिति का लाभ उठा करके प्रचंड ने प्रधानमंत्री पद हथिया लिया भारत की मदद से, और उसकी वजह से प्रचंड जी की काफी बदनामी भी हुई। लेकिन आज एक समय, यह एक मौका है उनके सामने। ओली जी ने तो वह मौका गंवा दिया, जो उनको इतना बड़ा अवसर मिला था कि वह देश की जनता को कुछ दे सकते थे। इतनी मजबूत सरकार नेपाल के इतिहास में पहले कभी नहीं बनी थी जो सरकार ओली जी को मिली थी। ओली ने वह मौका गंवा दिया है। अब वो जो मौका गंवा दिया है वो उनको नहीं मिलने जा रहा है। लेकिन प्रचंड के पास आज एक मौका है कि वह अतीत की तमाम अपनी गलतियों में सुधार कर सकें और देश को एक रास्ते पर ले जाएं, क्योंकि इस समय सेक्रेटेरिएट के जो 9 सदस्य हैं उसमें 5 सदस्य एक मत हैं, जैसे प्रचंड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, नारायण काजी श्रेष्ठ। ये 5 जो शीर्ष नेता हैं ये इस पक्ष में हैं कि नेपाल
को सही रास्ते पर लाया जाए। और इसमें माधव नेपाल जी का पूरा एक इतिहास भी बहुत बेदाग है। प्रचंड जी ने कितना भ्रष्टाचार किया, कितना नहीं किया, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं, लेकिन एक परसेप्शन जो बनता है वह परसेप्शन यह है कि प्रचंड ने भ्रष्टाचार किया। मतलब फिर भी एक मौका है प्रचंड के पास, फिर भी एक मौका इस समय है, क्योंकि प्रचंड के साथ माधव नेपाल भी घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। और माधव नेपाल एक वरिष्ठ नेता हैं, कुशल प्रशासक रहे हैं, प्रबंधन का उनको बहुत अच्छा अनुभव है, और राजनीतिक मूल्यों और जनतांत्रिक मूल्यों में उनकी एक आस्था दिखाई देती रही है इतने वर्षों में। तो प्रचंड और माधव नेपाल मिल करके इस समय जो राजनीति भटक गई है उसको सही रास्ते पर ला सकते हैं। अब देखिए, वो सारी उम्मीदें करनी तो बहुत पहले ही 2008 के बाद ही हमने आपने सबने छोड़ दी थी कि नेपाल में कोई बड़ी क्रांति होने जा रही है। भ्रष्टाचार विहीन जनतांत्रिक सरकार की तो उम्मीद कर ही बिल्कुल जी, बिल्कुल यह इसकी उम्मीद है अभी, और इसी की उम्मीद अब करनी चाहिए, और इससे बड़ी किसी क्रांति की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह क्रांति की उम्मीद 2008 में उसी समय पूरी तरह तिरोहित हो गई थी, जब ये लोग एकदम संसदीय राजनीति में डूब गए। तो अब उसकी तो कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन एक आज की दुनिया में, जबकि तमाम अड़ोस पड़ोस में सबसे बड़ा देश भारत, यहाँ जिस तरह का फासिज्म है, या पूरी दुनिया के तमाम देशों में फासिस्ट ताकतें जिस तरह से उभरी हैं, उसमें आज नेपाल अकेला देश है जहां कम्युनिस्ट पार्टी के नाम पर एक सरकार है। वह कम्युनिस्ट पार्टी हमारे और आपके लिए कितनी भी गाढ़ी लाल या पिंक हो, लेकिन बुर्जुआ ताकतों के लिए, फासिस्ट ताकतों के लिए तो वो उनकी आंख में एक कांटा बनी ही हुई है। वो नहीं चाहते कि वहां भी कोई कम्युनिस्ट सरकार हो। उस झंडे को ये लोग कितना बुलंद रख सकते हैं, यह बहुत बड़ी चुनौती है। और मैं समझता हूं कि अगर ओली ने जो गलती की है, इसमें सुधार करने की जो गुंजाइश निकालते समय ये लोग पूरी तरह से निस्वार्थ भाव से संघर्ष करने के लिए तैयार होते हैं, तो नेपाल की जनता को फिर राहत मिल सकती है। अब देखिए, इस समय कोरोना वाला पीरियड चल रहा है। विदेशों से सितंबर तक का आंकड़ा यह है, अब से 2 महीने 3 महीने पहले का, कि 80,000 नेपाली जो बाहर काम करते थे गल्फ कंट्रीज में, वो वापस आए हैं। वो सब नौजवान हैं। उनकी आकांक्षाएं, उनकी तकलीफें सोचिए कि अभी क्या है। और देश में कोई ऐसी योजना नहीं बनी हुई है जो उनको एकोमोडेट कर सके। जो लोग जा रहे थे, पलायन कर रहे थे, उनको रोकने की योजना तो नहीं ही बनी। अभी जो लोग वापस आए हैं उनको एकोमोडेट करने की कोई योजना नहीं है। तो देश के सामने तो बहुत सारा काम है, और इससे बड़ा अवसर कभी नहीं मिलेगा जहां 2/3 की सरकार हो, एक स्थिर सरकार हो, जो कि दशकों बाद नेपाल को नसीब हुआ है। और उसमें भी अगर ये लोग कुछ नहीं कर पाते हैं तो यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। और ओली जी ने जो कदम उठाया है, मैं तो समझता हूं कि चलिए, ये देश के लिए ना, उनके लिए तो आत्मघाती कदम ही है, लेकिन ये देश के लिए आत्मघाती ना हो, यही हमें कामना करनी चाहिए। ठीक है, शुक्रिया आपका बातचीत। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे आनंद स्वरूप वर्मा, वह नेपाल की राजनीति और समाज के जानकार। उन्होंने उम्मीद जताई है कि प्रचंड के पास फिर एक बार मौका है, जब अपने तमाम दागों को छुड़ाते हुए फिर एक बार जनता का साथ ले देश को संभाले। क्योंकि ओली ने जो फैसला किया है राष्ट्रपति के मेलजोल से, वह एक तानाशाही पूर्ण फैसला है, जो कि लोकतंत्र के खिलाफ भी है और जनता के खिलाफ।